दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी जल्दी दोस्तों लाइव आ जाओ। देखो बहुत शानदार सा आज हम लोग क्लास 10 करने वाले हैं रस। ठीक है, आज मैं रस का सच में रस निकालने वाला हूं। इतना बेहतरीन रस का कॉन्सेप्ट आज तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा जितना बेहतरीन आज का कॉन्सेप्ट है। जी हाँ दोस्तों, रस को समराइज करके मैं ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 पार्ट में आप सभी को पढ़ाने वाला हूं और आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले अगर मैं 4-5 दिनों की बात करूं तो पिछले 4-5 दिनों से हम लोगों ने महामैराथन की क्लास अटेंड किया और अब महामैराथन से थोड़ा सा छुट्टी लेते हैं और अब हम लोग अपने चैप्टर पे विजिट करते हैं। जो जो चैप्टर जो टॉपिक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है पहले उसे पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, फिर से 8-10 दिन लगातार महामैराथन की क्लास आप सभी को दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं भाई जिनको डर लगता है रस में, किसे किसे डर लगता है, और आज बता के जाना कि आज आपका डर दूर हुआ कि नहीं दूर हुआ। ठीक है, हिंदी में रस जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आपका जो मन है वो कितना लग पाया, कितना जुड़ पाया, आज इस शानदार सी क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। एकदम शानदार सी क्लास है। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मैं मान के चलता हूं कि हो सकता हो कुछ बच्चे ऐसे हों जिन्होंने रस के बारे में पहले से पढ़ रखा हो, या हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिन्होंने आज तक रस के बारे में कुछ नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद चाहे आप पढ़े हो, चाहे आप ना पढ़े हो, चाहे आपको समझ में आता है, चाहे आपको समझ में नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सब कुछ दोस्तों यहां पर कर ले जाएंगे, बता ले जाएंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। और यहां आपको बताना है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, रस के कितने अंग होते हैं। कभी भी ये सवाल आए परीक्षा में ना तो बताना कि नितिन सर ने कहा था कि रस के कितने अंग होते हैं। दोस्तों कुल 4 अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? कुल 4 अंग होते हैं। कितने बच्चे? देखिए पहले ही गलती हो गया, सूरज पांडे जी का उत्तर आ गया। सूरज पांडे जी कह रहे हैं सर 9 होता है। ना ना भैया 9 नहीं होता है, याद रखेगा ये कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 4 होता है। कौन कौन से? जैसे आप पढ़ते हैं दोस्तों अस्थाई भाव के बारे में, पढ़ा कि नहीं? नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। ठीक है, आप पढ़ते हैं अस्थाई भाव के बारे में, आप पढ़ते हैं अनुभाव के बारे में, आप पढ़ते हैं दोस्तों विभाव के बारे में। किसके बारे में? याद रखें ये सब जो है ना, ये अस्थाई भाव हो गया, अनुभाव हो गया, विभाव हो गया, और एक आखिरी में पढ़ेंगे आप लोग संचारी भाव। ये दोस्तों कुल 4 टाइप होते हैं, कुल 4 टाइप होते हैं जो रस होते हैं। रस इसी में जाके छिपे होते हैं। जैसे आपने पढ़ा ना, जब आप अलंकार पढ़ रहे थे दोस्तों, जब आप अलंकार पढ़ रहे थे तो आपने क्या पढ़ा कि अलंकार सिर्फ 2 टाइप का, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार, यही पढ़े थे ना। बस वैसा ही कुछ यहां पे है, वैसा ही कुछ यहां पे है। जैसे मैंने आपको संधि के टाइप में क्या बताया था दोस्तों कि संधि में आपको 3 पॉइंट पढ़ना है। एक पढ़ना है स्वर संधि के बारे में, एक पढ़ना है व्यंजन संधि के बारे में, और एक पढ़ना है विसर्ग संधि के बारे में। यह अलग बात है कि जब आप स्वर के अंदर जाते हैं तब आपको दीर्घ मिलता है, गुण मिलता है, वृद्धि मिलता है, यण मिलता है, अयादि मिलता है। यह अलग बात है कि जब आप शब्द और अर्था में जाते हैं अलग अलग, तो आपको वहां पर अलग अलग पार्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन होता आपका यही है। ठीक है, इसी प्रकार से जब मैंने आपको समास पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? समास पढ़ाया था, तो वहां भी बताया था दोस्तों। ठीक है, कि कैसे आपका क्या होता है दोस्तों, कैसे आपका तत्पुरुष समास होता है, और तत्पुरुष के अंतर्गत ही क्या आता है दोस्तों, आपका कर्मधारय और द्विगु दोनों आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपका द्वंद्व समास हो जाता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है, और क्या हो जाता है दोस्तों, बहुब्रीहि हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे आप मोस्टली कितने पार्ट पढ़े थे दोस्तों? 4 पार्ट आपने पढ़ा था। बस ऐसे ही याद रखेगा रस कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखेगा 4 प्रकार होते हैं रस के। कितने? आज मुझे पहले बता दे रहा हूं, आज मेरा टारगेट है दोस्तों, अगर आपने मेरा टारगेट पूरा किया ना तो कल की क्लास और बेहतरीन पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज जहां पे आज आपकी क्लास एंड होने वाली है ना, आपका दिल खुश हो जाएगा, आपका मन खुश हो जाएगा, सर क्या पढ़ाया आपने रस। ठीक है, इतना मजा आएगा। तो आज मेरा कौन कौन साथ दे रहा है? आज मेरा टारगेट है दोस्तों कि आज मुझे 5000 की वॉचिंग चाहिए। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? यार आप अपने काम में सफल हो पाए ना हो पाए, मैं आज रस में आपको मजा दिला दूंगा, ये मेरा टारगेट है। और आज मैं अपने जो मैं कह रहा हूं इसे मैं जरूर कंप्लीट करूंगा। आप जो कह रहे हो इसे कंप्लीट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों शानदार सी क्लास। तो अभी के लिए आपको याद रखना है क्या कि रस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, अस्थाई भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं और एक एक हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। यहां पर चलिए, जैसे आपके सामने एक प्रश्न पूछ दिया गया दोस्तों कि बताइए अस्थाई भाव क्या होता है।
एक प्रश्न आपके सामने बन गया, अस्थाई भाव क्या होता है। तो दोस्तों अस्थाई भाव में देखिए दो चीज यहां पे दी गई, एक तो क्या लिखा हुआ है, एक शब्द अस्थाई, दूसरा शब्द है भाव। अस्थाई का तात्पर्य क्या होता है, यहां पर अस्थाई का तात्पर्य प्रधान से होता है और भाव का तात्पर्य भाव से होता है। यानी जहां पर भाव प्रधान हो दोस्तों उसे अस्थाई भाव कहा जाता है। यानी भाव प्रधान मतलब क्या, जहां पे ऐसा भाव हो जिससे रस की प्रधानता नजर आती हो, रस की प्रधानता नजर आती हो दोस्तों, वहां पे क्या माना जाता है, वहां पर अस्थाई भाव माना जाता है। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल साधारण शब्दों में बता रहा हूं। कोई भी पूछे अस्थाई भाव माने क्या होता है, अस्थाई माने परमानेंट, अस्थाई मींस परमानेंट, और अस्थाई भाव का मतलब याद रखें प्रधान भाव। यानी किसी भी जहां वाक्य में हमें रस की प्रधानता अगर देखने को मिल रही है तो रस की प्रधानता जहां जहां होगी वहां वहां यह कंफर्म है कि अस्थाई भाव होगा। एकदम इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं और अगले सवाल पे देखते हैं कि और आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि अस्थाई भाव की कुल संख्या कितनी होती है, ठीक है। दोस्तों बड़ा कंफ्यूजन इस टॉपिक को लेकर, याद रखेगा कहीं कहीं लिखा अस्थाई भाव की संख्या 9 होती है और कहीं कहीं लिखा दोस्तों अस्थाई भाव की संख्या 11 होती है। अब बच्चा आप हो गए परेशान कि सर हम कितना माने, हम 9 माने या हम 11 माने। ये बता रहा हूं, ये ज्यादातर जगह पे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अस्थाई भाव की संख्या 9 या अस्थाई भाव की संख्या 11 होती है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, वैसे आप मुख्यतः देखेंगे तो अस्थाई भाव की संख्या 9 ही मानी जाती है, इसीलिए इन्हें नवरस कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, नवरस कहा जाता है। अब आप सोचेंगे 9 से 11 होने का मतलब कोई 2 यहां पर ऐड हो गए, तो दोस्तों उन 2 का नाम क्या है जो लोग ऐड करते हैं, याद रखेगा कई बार कहा जाता है वात्सल्य रस। कौन सा, वात्सल्य रस। यहां पर एक और रस आ गया है और एक आ गया भगवद विषयक। कौन सा, भगवद विषयक, ठीक है, भगवद विषयक रस। ये 2 रस दोस्तों कई बार लोग अलग से जोड़ देते हैं इस 9 में, इसीलिए इनकी संख्या बढ़कर 11 हो जाती है। लेकिन आपको क्या मानना है, कभी भी आपसे पूछा जाए कि रस के अस्थाई रस में रस की संख्या 9 नहीं होती, ना, यही तो आप गलती करते हैं। जैसे अभी एक बच्चा बताया था ना कि रस की संख्या 8 होती है, रस की संख्या 9 होती, ना भाई ना, रस की संख्या 4 होती है। रस 4 प्रकार के होते हैं, उसमें जो अस्थाई भाव होता है वो अस्थाई भाव 9 प्रकार का होता है, न कि रस 9 प्रकार के होते हैं। कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। उसके अस्थाई भाव जो हैं वो अस्थाई भाव 9 प्रकार के होते हैं, इसको याद रखेगा। तो आपसे कभी भी परीक्षा में पूछे तो आप बताइएगा कि भैया कितनी होती है संख्या इसकी, 9 होती है। अरे भाई 9 होती है तभी तो इसे नवरस कहा जाता है। क्या कहते हैं, नवरत्न नहीं कहते हैं, नवरत्न नहीं, नवरस कहा जाता है, क्योंकि रसों की संख्या, रसों में अस्थाई भाव की कुल संख्या याद रखेगा कितनी, तो याद रखेगा 9 होती है। कोई जो 2 एक्स्ट्रा होता है वो भी अगर आपसे पूछ दे तो बताइए वात्सल्य रस और भगवत गीता मत बोलिएगा, भगवत विषयक रस, ये आपके 2 होते हैं जिनकी संख्या जोड़ने के बाद यहां पर संख्या कितनी हो जाती है, 11 हो जाती है। दोस्तों वो जो 9 रस हैं वो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं और आपसे क्या पूछता है, आपसे अस्थाई भाव पूछता है। देखिए क्या पूछता है, समझिए बात को। जैसे हमने पढ़ा रस के बारे में और हमने पढ़ा रस 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला रस हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों अस्थाई भाव, यही पढ़ रहे हैं ना, अस्थाई भाव, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पे जो रस होते हैं दोस्तों ना, इसमें अस्थाई भाव भी होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा श्रृंगार रस के बारे में, तो परीक्षा में पूछता है दोस्तों कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, ऐसा प्रश्न बनता है। जैसे इसमें से पूछ दिया कि बताइए विभत्स का अस्थाई भाव क्या होता है, तो इसको याद रखेगा। कभी भी आपसे श्रृंगार रस का अस्थाई भाव पूछे, मैं चाहता तो इसको यार नोट क्वेश्चन बना देता, मैंने कहा नहीं, बच्चों को बेवकूफ नहीं बनाना है, हमको आज अच्छे अच्छे प्रश्नों पर बातचीत करना है यार। मसाला क्लास थोड़े है, क्लास का पर्पज क्या, जैसे नितिन सर ने ये सोच के आज क्लास से पढ़ा रहे हैं कि आज मैं रस के बारे में आपको पढ़ाऊंगा और आपको रस पूरा जीवन के लिए याद हो जाएगा। आप कोई भी कॉपी किताब उठा के देख लेना, किसी का नोट्स उठा के देख लेना, धरती की कोई भी किताब उठा के देख लेना, आगे रस में आपको कोई टेंशन होने वाला नहीं है। जैसे बाकी के चैप्टर में कोई टेंशन नहीं है, वैसे यहां पर कोई टेंशन होने वाला नहीं है। बस एक बार आप सभी से निवेदन, हाथ जोड़ करके वीडियो को शेयर जरूर करें, लोगों को बताइए कि हाँ यहां पे क्लास चल रही है, लोगों को जानना चाहिए, ठीक है। चलिए तो देखिए यहां पर क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखिए रति। ऐसे ही दोस्तों दिया है करुण। करुण माने क्या होता है, करुण माने होता है रोना, कोई ऐसा मुद्दा आ गया है जिस पर लोग वियोग में हैं, रो रहे हैं, ठीक है। तो करुण का याद रखेगा
करुण का क्या हो जाता है, यहां पर करुण का जो अस्थाई भाव निकल कर आता है वो होता है क्या, शोक होता है। ऐसे रौद्र, रौद्र माने जैसे आप पढ़ते हैं ना भगवान शिव का रौद्र रूप, ठीक है, तो रौद्र से बनता है क्रोध, याद रखेगा यहां पर क्या बनेगा दोस्तों, क्रोध, ठीक है, याद रखेगा। जैसे रौद्र में ये वाला लाइन देखिए, ये वाला लाइन, ये क्रोध हो जाता है। ऐसे हास्य का क्या हो जाता है दोस्तों, हास्य का अस्थाई भाव हास हो जाता है या हंसना, ठीक है। वीर का क्या हो जाता है दोस्तों, देखिए वीर रस, वीर रस मतलब जहां जोशीलेपन की बात हो जाए दोस्तों, जोश में, रण पढ़ते होने से राणा प्रताप के घोड़े से, ऐसे पढ़ते ना यारी, या आपने पढ़ा खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है, तो जब ये होता है वीर रस, ठीक है, तो याद रखेगा यहां वीर रस का जो अस्थाई भाव आता है ये क्या आता है दोस्तों, ये आता है उत्साह, क्या आता है, उत्साह। तो इसे याद रखेगा, ये आपसे अस्थाई भाव परीक्षा में खूब पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। अरे हम तो बहुत कठिन कठिन आपको पढ़ाने वाले हैं, हम तो चलेंगे अभी आगे बताएंगे एक से एक कैसे नायक नायिका को लेकर के जो उनकी वीर अवस्था है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ा जाएगा। बहुत बहुत मतलब आपके मन लायक आज की क्लास है, ठीक है। चलिए सर पीडीएफ नहीं मिल पा रही, कृपया मदद कीजिए मुकेश जी, अभी पढ़ाने पे मुझे ध्यान देने दीजिए, अभी बाद में सब इशू देख लेंगे, अभी आप खाली मन लगा के पढ़ते चलिए, ठीक है। अगला दिया शांत रस। देखिए शांत रस जब जब ये बड़े आसान होते हैं, इनको हर बच्चा याद रखता है, ठीक है, लेकिन इधर वाले बड़े कठिन होते हैं। जैसे शांत का, अब शांत का अस्थाई भाव लोग बहुत गलतियां करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों करते, लेकिन याद रखें शांत रस का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है निर्वेद। क्या होता है, निर्वेद। क्या होता है दोस्तों, शांत रस का अस्थाई भाव क्या हो जाता है, निर्वेद हो जाता है। भयानक रस की बात करेंगे तो भयानक में भय लगता है, इसीलिए इसका अस्थाई भाव क्या हो जाता है, भय हो जाता है। विभत्स, देखिए विभत्स माने क्या होता है, मतलब जैसे होता है ना, मान लीजिए कोई पशु मर गया है, उस पे चिड़िया जो है उसको मतलब कौवे वगैरह गिद्ध वगैरह उसको नोच नोच उसके मांस को खा रहे हैं, जिसको देख करके आपके मन में घृणा आ जाए, ओहो, ठीक है, तो घृणा, इसको बोलते हैं विभत्स। क्या बोलते हैं, विभत्स। तो इसका जो अस्थाई भाव होता है बहुत डिफिकल्ट लोगों को लगता है, मुझे नहीं पता क्यों लगता है, लेकिन आप याद रखेगा इसको जुगुप्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जुगुप्सा। और अद्भुत यानी आश्चर्य, कोई ऐसा कार्य जिसमें अद्भुत रस का वर्णन होता है, तो अद्भुत के लिए याद रखेगा एक तो यहां पे विस्मय देता है कभी कभी, और कभी कभी दोस्तों अद्भुत का अस्थाई भाव आश्चर्य भी देता है। क्या देता है, आश्चर्य भी देता है। इसके बाद आता है वात्सल्य, ठीक है, तो वात्सल्य रस जो होता है दोस्तों, इसका अस्थाई भाव, देखिए वात्सल्य रस के अस्थाई भाव को कभी कभी हम वात्सल्य भी मानते हैं, ठीक है, एकदम सेम टू सेम उतार देते हैं, वात्सल्य का वात्सल्य भी मानते हैं, या कभी कभी इसको रति भी माना जाता है, इसको भी याद रखेगा। और जो भक्ति होता है दोस्तों, इसी का हो जाता है भगवत विषय। क्या हो जाता है, भगवत विषय, ठीक है, भगवत विषय, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, ये आपके इधर वाले जुड़ जाते हैं आकर के, ठीक है। तो आप अगर नंबरिंग करेंगे दोस्तों, तो देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ठीक है। फिर इधर देखिए 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ठीक है। तो रसों की संख्या 9 यही होती है, ठीक है। बाकी आपका जो 10वां और 11वां नंबर आ गया दोस्तों, तो ये आपका 10वां नंबर और ये आपका 11वां नंबर, यही दो आपके जो है ये एक्स्ट्रा आ गए हैं, ठीक है। इसको याद रखेगा, ये आपसे परीक्षा में कभी कभार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इतना बात समझ में आया क्या, वीडियो को एक बार और जम के शेयर करो, और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है सबसे पहले भाई हाथ जोड़ के निवेदन, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आज नितिन सर हमारा दिल जीतने वाले हैं, कसम से आधे घंटे रुकिए, आपका मन अगर मैं खुश न कर दिया, मतलब आपको आनंद ना आ गया हिंदी पढ़ के, तो जो कहोगे मैं हार जाऊंगा। सच बता रहा हूं, खाली आज मुझे आधे घंटे का समय दीजिए, आपका रात आज इतना हसीन बीतेगा ना, क्या जो मोहब्बत के खिलाड़ी होंगे ना, ये जितने भी मोहब्बत के देवता हैं, ठीक है, जिनका अभी आज रात शुरू होना है, कसम से आज की क्लास देखने के बाद आपको इतना मोहब्बत जगेगा, इतना प्यार आएगा, इतना प्यार आएगा कि बस आपकी मासूका आपको बोल ही देगी, ठीक है। दीपक यादव, क्या हुआ, गुस्सा हो गए, गुस्सा उस्सा छोड़ो दीपक जी, इधर ध्यान दो, इतनी शानदार सी क्लास चल रही है, आप क्या जो है गुस्से उस्से के पीछे पड़े। आइए बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा चर्चा करूंगा। आज मैं अस्थाई भाव के बारे में डिटेल से आपको नहीं पढ़ाऊंगा, खाली एक पढ़ाऊंगा, श्रृंगार रस। वैसे ही अगले दिन दोस्तों हम लोग बात करेंगे हास वगैरह जितने भी थे ना, 9, 10, 11 टाइप, सब पढ़ा जाएगा। आज एक का ट्रेलर में दे रहा हूं, ये ट्रेलर देख के डिसाइड कर लेना कि कल की क्लास कितनी धमाकेदार होनी है। अगर कभी आपसे परीक्षा में पूछे कि श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, तो याद रखेगा इसका अस्थाई भाव पहले याद रखिए, इसका अस्थाई भाव क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखेगा श्रृंगार रस का अस्थाई भाव निकल कर आता है क्या, रति आता है। क्या आता है, रति आता है। और अगर इसका भेद पूछेगा तो बताएगा इसके 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद। ये 2 भेद कौन कौन से भाई, तो याद रखेगा दोस्तों, ये 2 भेद होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार, कौन सा,
एक होता है संयोग श्रृंगार। अच्छा, श्रृंगार भी देखिएगा दोस्तों, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ये श्रृंगार गलत लिखा हुआ है, लेकिन हमने क्यों लिखवाया, कंप्यूटर में टाइप नहीं हुआ था, बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है, इसको याद रखेगा ऐसे। इसी तरह एक होता है दोस्तों वियोग श्रृंगार। कौन सा होता है, संयोग श्रृंगार और आपका वियोग श्रृंगार, याद रखेगा, ये परीक्षा में बहुत आता है, ठीक है। संयोग वियोग ये दो टाइप होते हैं। अगर आपसे पूछे श्रृंगार के कितने भेद, तो क्या बताएंगे, सर दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार होता है, एक वियोग श्रृंगार होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि बताइए संयोग श्रृंगार किसे कहा जाता है, संयोग श्रृंगार, ठीक है। अब देखिए संयोग श्रृंगार किसे कहा जाता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एकदम मजा आ जाएगा, तबीयत आपकी खुश हो जाएगी। जहां पर, याद रखिए, जहां पर, ध्यान सुनिएगा, जहां पर नायक और नायिका, याद रखेगा, जहां पर नायक और नायिका का मिलन हो, क्या हो दोस्तों, जहां पर नायक और नायिका का मिलन हो, क्या हो, मिलन, जी हां दोस्तों, मिलन हो, वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है संयोग श्रृंगार। मिलन इन द सेंस क्या है, मिलन इन द सेंस, अरे मिलन का मतलब ये नहीं होता है कि किसी का शारीरिक सुख प्राप्त हो, ये नहीं मतलब है, ठीक है। अरे मिलन का तात्पर्य होता है जो मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं ना, एक दूसरे को देख करके खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो मिलन का तात्पर्य है जहां मन का मिलन हो, मिलन का तात्पर्य है जहां एक दूसरे को लोग देख करके हंसी मजाक हो, हंसी ठिठोली हो, रूठना हो, मनाना हो, ये सब क्या होता है, ये सब का सब क्या कहलाता है दोस्तों, ये संयोग श्रृंगार कहा जाता है। तो ये लाइन में याद रखेगा कि जहां कहीं नायक नायिका का मिलन हो। आप कहोगे सर मिलन में क्या क्या हो सकता है, याद रखेगा, मिलन में हंसी मजाक हो सकता है, क्या हो सकता है दोस्तों, मिलन में हंसी मजाक हो सकता है, मिलन में दोस्तों क्या हो सकता है, मिलन में छीना झपटी हो सकता है, छीना तानी होता है ना, होता है कि नहीं बताओ। तो याद रखेगा दोस्तों, मिलन में छीना झपटी हो सकता है, और इसे क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है संयोग श्रृंगार। क्या कहते हैं, संयोग श्रृंगार। और इसी का विपरीत वियोग श्रृंगार, यानी जहां पर नायक नायिका एक दूसरे से दूर जा रहे हो, बाबू मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती, पापा बोल रहे हैं कि लड़का कुछ काम नहीं करता, तुम्हारी नौकरी नहीं तुमको मिली, मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी, ठीक है। अब यहां बेवफाई, तन्हाई, ठीक है, लड़का भी परेशान, लड़की भी परेशान, ये हो गया विरह वेदना। क्या हो गया, दोनों एक दूसरे को फोन लगा के रोने में पड़े, अरे रो मत, 1-2 महीने अगर क्लास पढ़ ली होती स्टडी 91 का ना, तो वियोग श्रृंगार का मौका ही नहीं मिलता, तब मिलता संयोग श्रृंगार का मौका। लेकिन दिक्कत तुम्हारे साथ है, कहते हो यार पढ़ने का मौका नहीं मिलता, स्टडी 91 तो सब कुछ दे रहा है, आ जाओ यूट्यूब पे, आ जाओ, 5000 से ज्यादा क्लासेस जाके देखो ना क्लास, कौन सा क्लास देने में दिक्कत होता है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, 3 लाख से ज्यादा क्वेश्चन आंसर है, उसको पढ़ो। नहीं पैसा है तो कोई बात नहीं, फ्री में भी इतना मटेरियल है कि आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन क्या करोगे, आपको तो छोड़ना था ना अपने बाबू सोना को, ठीक है, आपको छोड़ना था, आप चाहते तो नहीं छोड़ते, आप चाहते तो नहीं छोड़ते, ये हो गया वियोग श्रृंगार, ठीक है। तो वियोग होना, वियोग यानी अलग अलग, श्रृंगार यानी मिलन होना। जब नायक नायिका का मिलन हो तो याद रखेगा संयोग श्रृंगार, और जब नायक नायिका एक दूसरे से दूर जाएं, तन्हाई हो, बेवफाई हो, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब आ जाएगा वियोग श्रृंगार। तो इसको याद रखेगा, ये हंसी मजाक, छीना झपटी, ये किसके उदाहरण है दोस्तों, ये संयोग श्रृंगार के उदाहरण है। अरे बाप रे बाप, आपसे और अंदर जाके क्वेश्चन पूछ रहा है, सुकून नहीं इसको। आप देखो मैं आपको कितना अंदर लेके गया, मैं आपको बताया रस कितने प्रकार के आपने पढ़ा, रस 4 प्रकार के होते हैं, उस 4 में से आपने एक को उठाया जिसका नाम था दोस्तों क्या, अस्थाई भाव। क्या था, अस्थाई भाव। फिर आप आ गए अस्थाई भाव के अंदर, ठीक है, ये आपका स्टॉप नंबर 1 था। फिर अस्थाई भाव के अंदर आपने पढ़ा कि अस्थाई भाव के अंदर एक होता है दोस्तों श्रृंगार रस। क्या होता है, श्रृंगार रस, ठीक है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, इसका अस्थाई भाव रति आता है, ये आपका स्टॉप नंबर 2 था, ठीक है। फिर आप यहां से आगे बढ़े, फिर आपने पढ़ा ये जो है दोस्तों 2 पार्ट में बटा होता है, एक संयोग श्रृंगार होता है, एक वियोग श्रृंगार होता है, ठीक है, ये 2 पार्ट में बड़ा होता है, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा स्टॉप। अब आपको बताया जा रहा है कि नहीं आपको और अंदर जाना है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि संयोग श्रृंगार कितने प्रकार के होते हैं, यहां से शुरू की अपनी कहानी, और ये देखो यहां तक मैं आपको लेके जा रहा हूं, इससे ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं होने वाला है। तो पूछ रहा है दोस्तों संयोग श्रृंगार के कितने भेद होते हैं, याद रखें संयोग श्रृंगार के भी 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक होता है दोस्तों नायक रब्ध। क्या होता है, नायक रब्ध होता है। एक होता है नायिका रब्ध। क्या होता है, नायक रब्ध और नायिका रब्ध, ठीक है, यानी जब शुरुआत नायक करे या जब शुरुआत नायिका करे। अरे भाई दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो कदम बढ़ाओगे, कदम से कदम बढ़ाए जा, एक दूसरे के पास आए जा। तो याद रखिए ये कदम कौन बढ़ाया, ये बात कौन शुरू किया, या तो नायिका रब्ध होती है या तो नायक रब्ध होता है। ये संयोग श्रृंगार 2 भागों में बटे होते हैं। कोई दिक्कत आप सभी को, कोई दिक्कत,
चलिए बताइए। हाँ ठीक है समझ गया प्रहलाद जी, बस देखते चलिए। ठीक है, इसको याद रखेगा, नायक रब्द या नायिका रब्द, ये दो पार्टों में हम लोगों ने बांट दिया। चलिए आ जाइए आगे। लिख रहा वियोग श्रृंगार क्या होता है, बताया तो आपको। वियोग श्रृंगार में क्या होता है दोस्तों, याद रखेगा, वियोग श्रृंगार में यहां पर क्या होता है, नायक और नायिका एक दूसरे से दूर जाते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, याद रखेगा। और जब ये दूर जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, तब वहां पे होता है वियोग श्रृंगार। ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि जब कभी नायक नायिका एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हो, ठीक है, तड़प ये इश्क किया, मिलने के लिए क्या हो, तड़प रहे हो, तब यहां पर क्या होता है दोस्तों, यहां पर भी क्या होता है, वियोग श्रृंगार होता है। कई सारी मूवी और कई सारे रोमांटिक गाने आपको याद आ रहे होंगे। ठीक है, अरे दो चार गाना बताओ यार, मुझे तो समय नहीं मिलता, कम से कम आप ही बता दो कमेंट करके, ठीक है, ताकि मैं पढ़ तो लूं। और वीडियो नहीं शेयर करोगे क्या, अरे करो भाई करो, जल्दी शेयर करो। आज का टारगेट आपको नहीं याद है, अरे टारगेट को पूरा करो, आगे बढ़ाओ, जल्दी से आगे बढ़ाओ, शानदार क्लास चल रही है। ठीक है, चलिए और बताइए। ठीक है सर, नायिका क्यों, अर्जुन जी पूछ रहे हैं आजमगढ़ से, सर नायिका क्यों खून चूसती है? भाई नायिका खून नहीं चूसती है, उतना तो फर्ज बनता है ना, नायिका आपके शरीर की खून बढ़ाती भी है, तो जो खून बढ़ाता है उसका ये भी फर्ज बनता है कि आपके शरीर में अगर खून ज्यादा हो गया हो तो चूस भी ले। ठीक है, तो याद रखिए, कभी मेंटेन करना पड़ता है रिलेशन को भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हे खग मृग मधुकर तुम, अरे वाह बड़ा बेहतरीन वाह। देखिए अब सब के सब एक तरफ से आने लगे। चलिए कोई बात नहीं, इसको समझिएगा, ये आपका निकल के आ गया दोस्तों वियोग श्रृंगार। कुल मिला जुला के यहां पे तड़प होनी चाहिए। ठीक है, आगे लिख रहा है श्रृंगार रस के एलिमेंट हमको बता दो। अगर कभी आपसे पूछ दे दोस्तों कि श्रृंगार रस के अवयव क्या है, अवयव मतलब इसके एलिमेंट, मतलब श्रृंगार रस में क्या क्या जरूरी होते हैं, तो याद रखेगा श्रृंगार रस में जरूरी होता आश्रय, जरूरी होता आलंब, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव। आप कहेंगे सर बना दिए ना बेवकूफ, इतना अच्छा पढ़ाते पढ़ाते इतना कठिन शब्द आप बोलने लगे, हम कैसे याद रखेंगे सर? अरे याद रखोगे भाई, घबराओ मत, ये कुछ नहीं लिखा है, ये अभी एक उदाहरण लूंगा, खत्म हो जाएगा। सुनो, देखो आश्रय क्या होता है, एक बात बताओ, छोड़ो आप कह रहे हो मुझे नहीं आता ना, चलो इसको हम कट कर दे रहे हैं। ठीक है, चलो आपको नहीं आता, क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक बात बताओ, हमको क्या करना है ना, हमको आज यही बोर्ड पे श्रृंगार रस पैदा करते हैं। ठीक है, इसी बोर्ड पे पैदा करते हैं। मान लीजिए यहां पर क्या है, एक नायक है। ठीक है, तो आपको पहले बताइए श्रृंगार रस पैदा करने के लिए क्या क्या जरूरत होगा। आप कहोगे सर एक नायक मिल जाए, एक नायिका मिल जाए, हीरो हीरोइन पिक्चर बनाना है कि नहीं, तो याद रखेगा, यानी आपको एक नायक मिल जाए और एक क्या मिल जाए दोस्तों, नायिका मिल जाए, तो आपका काम चल जाएगा। ये आपने कहा। ठीक है, मैंने बस उसी में मेरा एक शब्द जोड़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। एक शब्द जोड़ लीजिए, मैंने कहा भैया जो नायक है ना आपका, ये जो नायक है ना सर, इसी नायक को आश्रय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी नायक को आश्रय कहा जाता है, जो नायिका को अपने गले से लगाकर उसे आश्रय देता है। ये नायक कौन होता है? नायक नायिका को अपने गले से लगाकर उसे आश्रय देता है। तो याद रखेगा, ये नायक जो होता है ना, यही क्या कहलाता है दोस्तों, यही आश्रय कहलाता है। और ये जो नायिका होती है ना, इसी को आलंबन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को आलंबन कहते हैं। भाई कुछ कठिन नहीं है, मैंने आपसे कहा भाई एक शब्द मेरा याद कर लो, नायक ही क्या होता है, नायक ही याद रखेगा आश्रय होता है, और ये जो नायिका होती है ये आलंबन होती है। भाई ये गई नायक से ऐसे जाके चिपक के खड़ी हो गई, ठीक है, बाहों में बाहों डाल के, क्यों सुकून मिल रहा है उसे, ठीक है, प्रेम है, मोहब्बत है, ठीक है, तो याद रखेगा ये क्या हो गया, ये नायक नायिका, बस इसी को दोस्तों आश्रय कहा जाता है, इसी को आलंबन कहा जाता है। क्या कठिन बोल दिया मैंने इसमें, ठीक है, मैंने ऐसा क्या कठिन बोल दिया जो आपको नहीं याद आ रहा था? मैं तो पहले ही बोला कि आज मैं आपको रटा के जाऊंगा, आप ही नहीं मान रहे थे मेरी बात को। सुनो ध्यान से आगे। अब बात आता है, सर कहो कि आपने इसको काट करके भी इसका काम तमाम कर दिया। चलो काम तमाम कर दिया तो इसको मार दो गोली, दो खत्म हो गए। अब आपके सामने तीन बातें बची है, उद्दीपन बचा है, अनुभाव बचा है, और संचारी भाव बचा। चलो एक बात बताओ, हम लोगों को पिक्चर बनाना था, हम है डायरेक्टर और आप भी डायरेक्टर हैं, दोनों डायरेक्टर हैं, हम भी डायरेक्टर हैं, आप भी डायरेक्टर हैं। नहीं आप डायरेक्टर हैं, हम मूवी में काम करने वाले एक हेल्पर है, समझ लीजिए, आपकी मदद कर रहे हैं। अब आपको बनानी पिक्चर, अब आपको पिक्चर बनानी एकदम बढ़िया लव स्टोरी बनानी। क्या करनी दोस्तों? आपको एक लव स्टोरी क्या करनी है, मूवी बनानी। ऐसा रस आपने नहीं पढ़ा होगा, क्यों? क्योंकि आज तरीका अलग है मेरा पढ़ाने का, आज तक मैं खुद ही ऐसे नहीं पढ़ाया कभी जिंदगी में, ठीक है, पहली बार ऐसे पढ़ा रहा हूं। सुनना ध्यान से, आपको एक लव स्टोरी मूवी बनानी है। अब आपको लव स्टोरी मूवी बनानी है, आपको अपने पिक्चर के लिए क्या मिल गया, मूवी के लिए एक नायिका मिल गया, एक नायिका मिल गई, ठीक है, दो मिल गए। अपनी हिंदी भाषा में हम बोलेंगे, हिंदी के मास्टर आदमी, हम कहेंगे आपको अपना आश्रय मिल गया और आपका अपना आलंबन मिल गया पूरा, ठीक है।
चलो अब देखो, अब इन दोनों में क्या करना होगा दोस्तों, अभी स्टोरी बनानी पड़ेगी कि कैसे कैसे मतलब नायिका कुछ ना कुछ तो करेगी यार ना, या नायक कुछ ना कुछ करेगा भाई, इंप्रेस कर, मतलब स्टोरी कैसे बनेगी बताओ। दोनों में से किसी ना किसी को क्या इंप्रेस करना पड़ेगा। कैसे इंप्रेस करना पड़ेगा दोस्तों? अरे मैं कहूं अब यही सब आपको सिखाना रह गया, आपको पता नहीं कैसे लड़कियों को इंप्रेस करते हैं, या जो लड़कियां उनको नहीं पता कैसे लड़कों। अरे इतना सीरियस होकर क्यों पढ़ते, मैं पहले बता दिया, मेरे हिंदी क्लास में मेरा अलग रूप आपको देखने को मिलता है, इसको लेकर के मुझे जज मत करना। जो लोग मेरे हिंदी की क्लास को देख करके मुझे जज करेंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है, मैं ऐसा ही हूं, ठीक है। तो एक बात बताओ, आप दोनों लोगों को पता है कि यहां पर क्या किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए जब आप पहली बार स्कूल कॉलेज में आते हो, घर से निकल करके पढ़ने जाते हो, पहली बार जब जिंदगी में निकले होगे घर से, कोचिंग में गए होगे, तो बड़ा मनसा होता है कि कोई हमारी गर्लफ्रेंड बन जाए, ठीक है। सेम वैसा फीलिंग क्या होता है, लड़कियों का भी होता है, बस कोई एक अच्छा सा हमारा बॉयफ्रेंड मिल जाए। मतलब किस लिए होता है यार, थोड़ा सहयोग होगा, ठीक है। ऐसा कुछ गलत इंटेंशन से मत कुछ सोचिए, सब अच्छे इंटेंशन सोचिए, सब अच्छा होता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर होता क्या दोस्तों, इस लव स्टोरी में दो तीन बातें होती। जैसे कभी मान लीजिए किसी लड़की ने, मतलब किसी नायिका ने क्या कर दिया, कोई चेष्टा की, नायिका की जो चेष्टाएं होती हैं, चेष्टाएं इन द सेंस क्या होता है दोस्तों, अरे नायिका ने क्या कर दिया, हिला दिया, नायिका ने क्या कर दिया, थोड़ा सा जो है मुस्कुरा दिया, फिर गई पूरी क्लास बीत गई, पता नहीं कब यूपीएससी का फॉर्म आया, पता नहीं कौन से हम परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, समझ में नहीं आता, सब दिमाग के ऊपर से जाने लगा। सर क्लास में क्या बोल रहे थे, मैं तो क्लास में 5-6 घंटे बैठा ही रह गया, सर की बात सुनते रह गया, लेकिन मुझे सर की कोई बात सुनाई नहीं दी। क्यों? क्योंकि मेरी नजर कहीं और थे, मेरा मन कहीं और था, मेरा दिमाग कहीं और था, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, यहां पर नायिका की जो चेष्टाएं हैं, या मैं कह दूं नायिका के जो हाव भाव होते हैं, उसको देख करके, वो जो हाव भाव होते हैं, नायिका की चेष्टाएं, नायिका के हाव भाव, या मान लीजिए कोई नायिका ऐसी है जो धीरे से तिरछी नजर से बार बार क्या कर रही है, देख रही है, ठीक है, थोड़ा सा भी तिरछी नजर से देख रही है, आपके नैन उसके नैन से मिल गए, आहा सर पूछो ही मत, ठीक है। देख के तिरछी नजर देखते देखते धीरे से क्या कर दी, मुस्कुरा दी, क्या कर दी, मुस्कुरा दी। अरे बाप रे बाप, छोड़ो सर क्लास व्लास नहीं पढ़ना, आज हमको रस छोड़ दो, हमको घर जाना है, ठीक है। याद रखे, डूब गई नैया, बता रहे हैं भैया, ठीक है भैया, बता रहे हैं डूब गई नैया। दोस्तों जब ये सब होता है ना, ये सब जब होता है, ये सब मूवी बना रहे हो ना, ये सब होगा, और इसी सब को क्या कहते भाई, इसी सब, ये जो पॉइंट मैंने लिखा ना, इसी को उद्दीपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपको क्या लगता है? हम मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं कर रहे हैं, मजाक में पढ़ा रहे हैं, मजाक थोड़े कर रहे हैं। याद रखिए क्या उद्दीपन, उद्दीपन माने कोई ऐसा काम जिससे आपके अंदर का घंटी बज जाए, आप जग जाओ, क्या हो जाओ, जग जाओ। प्रेम की घंटी बजी, ठीक है, कोई नायिका अगर देख के एक बार तिरछी नजर से देख के मुस्कुरा दी तो घंटी बजी, अब घंटी बजी तो आप जग गए, यही उद्दीपन है। अभी हिंदी में आपको समझाता उद्दीपन क्या होता है, आप कहते हैं सर पता ही नहीं उद्दीपन क्या होता है, इतना कठिन रस कौन पढ़ाएगा, ठीक है, उद्दीपन है भाई, यही उद्दीपन है, ठीक है। तो आप कहोगे सर मजाक में, देखो आश्रय क्या हो गया, नायक आश्रय हो गया, नायिका क्या हो गई, नायिका आलंबन हो गई, उद्दीपन क्या हो गया, उसका देख के मुस्कुराना, तिरछी नजर से देखना, हंसना, बालों को सही करना, बार बार ताकना, ठीक है, या फिर मतलब इस तरह के जो एक्टिविटीज होती हैं, ये कोई भी इस तरह की चेष्टा हो, ये चेष्टा ही क्या है, यही उद्दीपन है। मतलब कहने का तात्पर्य उद्दीपन माने क्या, कोई व्यक्तियों के द्वारा या नायक नायिका के द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जिससे क्या हो जाए, कोई चेष्टा होने की वजह से कुछ बढ़ जाए, कोई रस उत्पन्न हो जाए, बस ये क्या कहलाता है, याद रखिएगा, इसी को उद्दीपन कहा जाता है। क्या कहते हैं, उद्दीपन कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं ये बताओ, आया ना। लेकिन वीडियो नहीं शेयर करेंगे सर, वीडियो शेयर नहीं करेंगे, ठीक है, जल्दी से कर दो, अभी भी समय। नीरज सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीरज सर आप लोगों के बीच में आ गए हैं। सुबह 10 बजे नीरज सर की क्लास चलती, क्या बेहतरीन पढ़ाते हैं सर, ठीक है, क्या बेहतरीन। मैं तो यहाँ रस में रस निकाल रहा हूँ, सर की क्लास में ऐसे ही रस आते हैं, ठीक है, बहुत शानदार क्लास है, शतक पूरा कर रहे हैं। मैं तो बहुत पीछे में, मेरा आज 54 लेक्चर है हिंदी का सर, अभी तक 88 प्लस हो गए, 90 लेक्चर, कहाँ मैं 54 पे पारी खेल रहा हूँ, कहाँ सर इतने आगे, वाह भाई, ठीक है। सुबह जरूर आया करिए आप लोग देखने के लिए। चलो तो ये बात मेरी समझ रहे हो, ये आपका हो गया उद्दीपन। चलो उद्दीपन तो बता दिया, अनुभव बता दे। अनुभव अगर आपको बताया ना तो आज पूरी मूवी क्या हो जाएगी, 18 प्लस चली जाएगी, सही बता रहा हूं, ठीक है। अभी मेरा दोस्त मत देना, देखो मैं हिंदी पढ़ाने आया हूं तो मैं आपको अच्छे से यही समझा रहा हूं, ठीक है। चलो आ जाओ अब इसको और ध्यान से हम लोग देखते हैं, समझते हैं, क्योंकि अगर आप यहां समझ लिए तो पूरा रस आपके कंट्रोल में हो जाएगा, नहीं समझ पाए तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसको ही मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इतना भी गलत नहीं लिखा था ये सब। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा दोस्तों, हम लोगों ने सीखा कि जो नायक होता है यही आश्रय होता है। हम लोगों ने सीखा कि जो नायिका होती है यही उद्दीपन होता है, सॉरी आलंबन होता है। और याद रखेगा यहां पर तिरछी नजर से देखना, ये उदाहरण लिख दे रहा हूं, ठीक है, तिरछी नजर से देखना, ठीक है, देखना
देखना या फिर कोई एक्टिविटी करना, क्या करना, कोई एक्टिविटी करना जिससे क्या हो जाए, दिल की घंटी बज जाए, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसे उद्दीपन कहा जाता है। अब दोस्तों हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं अनुभाव के बारे में। अभी अनुभाव को और डिटेल में भी बताऊंगा, ये उद्दीपन अनुभाव सब विस्तार से बताऊंगे, तो क्वेश्चन में आ गया तो मैं रस के एलिमेंट में बता रहा हूं, ठीक है। देखिए अनुभाव में क्या होता है, मान लीजिए नायक नायिका के बीच में जो चल रहा था मूवी में, एक दूसरे को इंप्रेस करने की जो कला चल रही थी, इससे दोनों इंप्रेस हो गए, दोनों इंप्रेस हो गए, मतलब नायक और नायिका दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति क्या हो गया, प्रेम जागृत हो गया, ठीक है। अब बताओ, अब प्रेम जागने के बाद क्या होगा, अब प्रेम जागने के बाद क्या होगा, अब जब प्रेम जागृत हो जाएगा ना, तो याद रखेगा यहां पर शुरू होता है दोस्तों, प्रेम जागृत होने के बाद फिर हाथों में हाथ, ठीक है। तो ये दोस्तों जब हाथों में हाथ मिलता है तो एक, ठीक है समझिए बात को, ठीक है। तो यहां पर एक शब्द आता है दोस्तों आलिंगन, क्या शब्द आता है, आलिंगन, ठीक है। आगे मैं नहीं जाना चाहूंगा, आप सभी जानते हैं, नेक्स्ट स्टेप आप खुद से चले जाइए, मुझसे बोलवाइए मत, ठीक है, क्योंकि हिंदी की क्लास है और वैसे भी सही नहीं है इतना, ठीक है, ओपन पढ़ाना, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, ये अनुभव होता है, ये अनुभव में आपका आलिंगन आ जाता है, इसी अनुभव में कटाक्ष आ जाता है, इसी अनुभव में याद रखेगा चुंबन आ जाता है। ये सारे जो चीज है ना, इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता अनुभव। क्या हो जाता है, अभी यहां देख वेख के काम चल रहा था, ठीक है, यहां पे एक्टिविटीज स्टार्ट हो गया, हाँ यहां पर एक्टिविटी स्टार्ट हो गया, जब एक्टिविटी स्टार्ट हो गया यही क्या कहलाएगा, यही आपका अनुभव कहलाता है, यह एक्टिविटी क्या कहलाता है, अनुभव, समझिए ना, अनुभव से बना लीजिए अनुभव, आपको अब अनुभव मिलने वाला है, ठीक है, कि ठीक है, ये होता है अनुभव, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों संचारी भाव, मान लीजिए आपने किसी नायक ने, आपने नहीं, आपको पढ़ाई करना है, सफल होना है, इसके बाद ही सब करना है, ठीक है, आपको ये सब नहीं करना, बहुत मार खाएंगे, ठीक है। सुनिए, मान लीजिए कोई नायक है, कोई नायिका है, ठीक है, पहले दोनों एक दूसरे को प्रपोज किए, सब मेंटेन हो गया, फिर लोगों ने क्या किया, दोनों का मिलन हो गया। मिलन होने के बाद क्या होगा, जब मान लीजिए एक दूसरे को आलिंगन किया, आलिंगन माने मोहब्बत से, प्रेम से एक दूसरे को गले लगाया, तो गले लगाने के बाद जब अलग हुआ जाता है ना, तो याद रखिए वहां पैदा होता है संचारी भाव। क्या पैदा होता है, जब कभी इस एक्टिविटी के बाद कोई अलग होता है, जैसे मन में थोड़ा सा लज्जा आता है, ठीक है, गले लगने के बाद अक्सर नायिका को देखते होंगे, नायिका छोड़ के भाग जाती है, ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों यहां पर कैसा भाव आता है, यहां पर लज्जा का भाव आता है, कैसा आता है, यहां पर लज्जा का भाव आता है, या फिर क्या हुआ, यहां पर हर्ष का भाव आया, हर्ष मतलब बहुत ज्यादा खुशी है, हर्ष विषाद का भाव आ गया, ठीक है, मन में लड्डू फूटना चालू हो गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ये आपके एलिमेंट्स हो जाते हैं। और यहां पर हम लोगों ने देखा कि श्रृंगार रस के एलिमेंट क्या क्या होते हैं, श्रृंगार रस के एलिमेंट्स हम लोगों ने देखा, ठीक है। चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। देखिए लिख रहा है कहत नटत, आप यहां काम लगाइए, कहत नटत रिजत खिजत, ठीक है, मतलब यहां पर कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे मौन में करत हैं नैनन हुई सौ बात, ठीक है। इसका मतलब क्या दोस्तों, यहां पर भी रस है, यहां पर भी याद रखेगा रस है, और दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, खूब प्रेम से बातचीत कर रहे हैं, आंखों ही आंखों, इशारों इशारों में बातें चीज चल रही है। और याद रखेगा इस तरह देखा जाए तो यहां पर संयोग श्रृंगार है, क्या दोस्तों, संयोग श्रृंगार है। क्यों, याद रखें नायक नायिका एक दूसरे के सामने हैं, उनके वो लोग क्या कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, बस यहीं पे क्या हो जाता है, श्रृंगार रस आ जाएगा। और यहां पर कौन सा हो जाएगा, श्रृंगार रस के अगर अंदर जाके देखेंगे तो आपको मिलेगा यहां पर संयोग श्रृंगार का उदाहरण बन के आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ठीक है। देखिए दोस्तों ये कथन आपने सुना होगा, ये मीराबाई की लाइन है, किसकी लाइन है दोस्तों, ये मीराबाई की लाइन है, ये मीराबाई की याद रखिए द्वारा लिखित लाइन है। और इसमें मीराबाई क्या करी, मेरे तो गिरधर गोपाल, मतलब मेरे सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है, दूसरा और कोई नहीं है। तो देखिए ये विरह वेदना है, यहां पर मीराबाई क्या कर रही हैं, यहां पर रो रही हैं, किसको पाने के लिए, अपने कृष्ण को, यहां तक कि कृष्ण को भगवान स्वरूप नहीं। अब मीराबाई, जबकि मीराबाई का विवाह हो चुका था, उसके बाद भी मीराबाई अपना घर द्वार त्याग करके भगवान की भक्ति में लीन हो गई, और मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान बैठी। क्या लिखा है, करा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे कौन है, मेरे सिर्फ गिरधर गोपाल हैं, इसके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ठीक है। तो याद रखे दोस्तों, यानी जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, और किसके सिर पर मोर का मुकुट, भगवान श्री कृष्ण के सिर पर। कह रहा है कि जिसके सिर पर मोर मुकुट है, मेरो पति सोई, मतलब वही मेरा असली पति है। पति का तात्पर्य यहां हस्बैंड नहीं है, पति का तात्पर्य यहां हस्बैंड नहीं है, पति का तात्पर्य यहां पे रक्षक है। क्या है,
रक्षक है, यानी वही मेरी रक्षा करता है, उसी की मैं संतान हूं, इस उम्मीद से दोस्तों यहां पर ऐसी बातें की जा रही है। तो यहां पर कौन सा है, अगर रस देखेंगे निकल के जो रस आता है तो याद रखेगा यहां पर भी आपका श्रृंगार रस आता है। श्रृंगार के अंदर देखेंगे तो आपको मिलेगा वियोग श्रृंगार रस। कौन सा, वियोग श्रृंगार रस देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि यहां पर विरह वेदना मिल रही है किसकी, मीराबाई की। ठीक है, चलिए सब लोग पगला गए हैं क्या, सुनिए अब मस्ती मजाक बंद करिए। देखिए मैं उतना ही चाहता हूं, मेरी क्लास में हो हल्ला मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, मैं चाहता हूं पढ़िए, मैं आपको थोड़ा हंसाता हूं, हिंदी जैसा सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोर हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए उनके इंटरेस्ट के लिए सारी बातें बतानी पड़ती है। और आज भी मैंने जो कुछ आपको बताया ये मैं समझाने के पर्पज से बताया कि आप जानिए आश्रय क्या होता है, आलंबन क्या होता है। अब आपको समझ में आ गया आश्रय माने क्या, जो आश्रय देता है नायक। ठीक है, आलंबन माने क्या, जो आश्रय पाती है वो मतलब नायिका। ठीक है, उद्दीपन मतलब क्या, ऐसा कोई चेष्टा जिससे अंदर की घंटी बज जाए। ठीक है, ये हो गया उद्दीपन। उद्दीपन के बाद क्या पैदा होता है, हमेशा याद रखिए अनुभाव उद्दीपन के बाद पैदा होगा, उसके पहले नहीं होगा। ठीक है, उसके पहले होगा तो धारा 376 आ जाएगी। ठीक है, उसके पहले नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और उसके बाद लास्ट में तब जाकर आप पढ़ते हो अगला। ठीक है, संचारी भाव के बारे में। ठीक है, जहां लज्जा उज्जा आता है वो देखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, यह तन जारो छार के कहो कि पावन उड़ाऊं, यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाऊं, मकु तेहि मारग हुई परों कंत धरे वह पाऊं। ठीक है, देखिए यह क्या दोस्तों, यहां पर भी एक वीर वेदना का वर्णन हो रहा है। एक नायिका से, एक नायक जो है एक नायिका से बिछड़ गया है और नायिका यहां पर वीर वेदना दे रही है कि यह तन जारो छार। ठीक है, यह तन माने शरीर, जारो माने चला जाएगा, यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाओ, मतलब यह कहती है कि अगर मेरे प्राण निकल जाएं, अगर मेरे प्राण निकल जाएं तो यह सुनिए, कहो कि पवन उड़ाऊं, अगर मेरे प्राण निकल जाएं या फिर हवा का झोंका मुझे क्या कर दे, उड़ा ले जाए, पवन उड़ाओ, हवा का झोंका मुझे उड़ा ले जाए, जहां मकुते ही मारग होई परो कंत धरे वह पाऊं, जहां पर मेरा पति हो, जहां पर मेरा सजना हो, जहां पर मेरा नायक हो, अगर हवा का झोंका मुझे उड़ा ले जाए और उड़ा के कहां पहुंचा दे, मुझे मेरे नायक के पास पहुंचा दे, मुझे मेरे पति से मिला दे, मुझे मेरे प्रियतम से मिला दे, तो उसके लिए मैं राख बनने को तैयार हूं। यह उसकी विरह वेदना नजर आ रही दोस्तों। तो इस विरह वेदना में भी याद रखेगा जो आपका रस निकलेगा यह आपका वियोग श्रृंगार का रस निकलेगा। क्या आएगा यहां पर, ये आपका वियोग श्रृंगार आएगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, और भी बेहतरीन पढ़ाता हूं। ठीक है, चलो सुनो ध्यान से। लिख रहा है किस रस को रसराज कहा जाता है। भाई रसराज या रसपति, यानी जो आपने 9 रस जो पढ़ा उन 9 रस में किसे रसराज कहा जाता है। रसराज का तात्पर्य क्या है, रसों का राजा, रसों का राजा। जैसे आम को दोस्तों फलों का राजा कहते हैं, वैसे रसों का राजा कहा जाता है श्रृंगार रस को। किसे कहा जाता है दोस्तों, श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। आगे दोस्तों मैं आपको एक एक जितने भी अस्थाई भाव आपने पढ़ा ना, इन सभी के बारे में 11 होते हैं, एक पढ़ा दिया, 10 कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, 10 आपको कल पढ़ाऊंगा, याद रखेगा। फिलहाल तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका श्रृंगार रस आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। कारण नाटक में रसों की संख्या कितनी मानी जाती है। मान लीजिए कोई नाटक चल रहा हो तो वहां पर रसों की संख्या कितनी मानी जाती है। यह बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते, गलती करते। जैसे मान लीजिए अगर आपने कहा 9 मानी जाती है, तो आपको पता है कि रसों की कुल संख्या कितनी है, 9 है, मुख्यतः यही तो रसों की संख्या है। अगर आपने बोला कि 11 मानी जाती है, 11 मानी जाती है, तो आपने इसमें क्या कर दिया, 2 अलग से लाके ऐड कर दिया। कौन कौन सा, एक वात्सल्य ऐड कर दिया और एक भगवत विषय का ऐड कर दिया, यही ऐड किया ना। ये आपने 2 ऐड कर दिया इसमें लाकर। ठीक है, लेकिन याद रखें दोस्तों यहां पे ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है। अगर आप नाटक की बात करेंगे तो नाटक में रसों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 8 मानी गई। आप कहोगे सर ये कौन सा नौटंकी है, एक बार आप पढ़ाएं 9 मानी गई, एक बार आप पढ़ाएं 11 मानी गई। सर हम कुछ नहीं बोले, अब ये आपकी कौन सी नौटंकी, सर आप बोल रहे हैं 8 मानी जाएगी। अरे नौटंकी नहीं, नौटंकी है तभी तो इसका नाम नाटक है। याद रखें नाटक में रसों की संख्या 8 मानी गई। अब आप कहोगे सर ये बताइए उस 11 में से या उस 9 में से हम क्या डिलीट कर दें, कुछ ना कुछ तो डिलीट करना पड़ेगा ना। तो याद रखें दोस्तों क्या डिलीट करेंगे, शांत रस। एक बात बताओ, जैसे नाटक चल रहा है कहीं पे, ठीक है, कहीं श्रृंगार रस हो रहा है तो आप नाटक में मंचन देख रहे हैं, नायक नायिका का मिलन हो रहा है। कहीं वीर रस चल रहा है तो आप देख रहे हैं युद्ध चल रहा है, क्या हो रहा है, मेघनाथ का युद्ध चल रहा है, ठीक है, लक्ष्मण से। तो यहां पर आप देख रहे हैं वीर रस देखने को मिल रहा है। हास्य रस, कोई यहां पर नौटंकी हो रही, कोई हंसी मजाक हो रहा है, हास्य रस देख, सब मिल सकता है। कभी शांत रस भी मिलेगा क्या, क्या करेंगे, स्टेज पे आके शांत रहेंगे सब लोग मौन धारण करके, तो कोई नाटक ही नहीं
होगा। अरे नाटक की प्रस्तुति के लिए शांति की आवश्यकता नहीं है। तो याद रखें दोस्तों, यहां पर शांत रस को नहीं गिना जाता। शांत रस का ही अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों? निर्वेद होता है। शांत रस का ही अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। और शांत रस को याद रखेगा नाटक में नहीं गिना जाता है, नहीं गिना जाता है। आप मुझे बता दो ना, गिन ले क्या? आप कहिए तो गिन लिया जाए। ऐसी नाटक देखना पसंद करेंगे जहां सारे कैरेक्टर सावधान मुद्रा में खड़े हो, एकदम चुप। अरे मैं अभी पढ़ा रहा हूं और मैं यहां पे शांति से खड़ा हो जाऊं तो आप में से कितने लोग यहां खड़े होकर हमको देखते रहेंगे? ठीक है, नहीं देखेंगे भाई। ठीक है, इसलिए दोस्तों याद रखेगा यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर नाटक जो होता है इसमें रसों की संख्या काउंट करते समय इनको 8 ही माना जाता है, इसमें शांत रस को नहीं माना जाता। परीक्षा में पूछेगा बता देना। ये सब हलवा हलवा क्वेश्चन स्टडी 91 के बच्चे इससे डरते थोड़े हैं। ठीक है, चलिए एक बार वीडियो को शेयर करिए सब लोग मिल करके, कम से कम आंकड़ा 3000 तो डाक जाए। क्या बेइज्जती, 5000 का टारगेट लेके बैठे हो और थोड़ा भी मेहनत नहीं कर रहे हो। ठीक है, बैठे बैठे मजा मिल जाए बस खाली। ठीक है, तो जल्दी बढ़िए आगे। सर जी आज मुझे बसंती से मिला दीजिए। मिल जाओगे, बसंती नहीं किसी से मिले, बसंती भी मिल जाएगी तुमको, गब्बर भी मिल जाएगा। ठीक है, बस एक काम करो, क्या करो, तुम बन जाओ क्या? ठीक है, जिस काम के लिए अभी आए हैं ना बस वो काम करो। ठीक है, अभी पढ़ने के लिए आए, एक बार सिलेक्शन हो जाए ना तो रियल में बसंती मिल जाएगी। सच बता रहा हूं, कोई मजाक की बात नहीं है। ठीक है, कोई मजाक की बात नहीं, लेकिन उसके पहले क्या करेंगे? ठीक है, हम देखेंगे सर आप महान है, क्यों नहीं रहे सर, क्यों मजाक कर रहे हैं? ठीक है, महान तो गुरु आप हैं। ठीक है, बहुत शानदार सी क्लास है। ठीक है, मैं तो यहाँ हिंदी एक विषय देख रहा हूँ और आप आ जाइए नीरज सर की क्लास देखिए। नीरज सर हिस्ट्री भी देखते हैं, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, साइंस भी, स्टैटिक जीके भी, अपना इकोनॉमिक्स तो एकदम बेहतरीन। ठीक है, तो मतलब कुछ बचता नहीं है सर से। ठीक है, तो आइए आप क्लास देखिए, आपको मजा मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए देखिए। एक दोस्तों भरत मुनि का नाम सुना होगा। कह रहा कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई। भरत मुनि इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट है रसों की दृष्टि से, भरत मुनि बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखेगा, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई? 8 मानी गई। भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी मानी गई दोस्तों? तो 8 मानी गई। कभी भी परीक्षा में पूछे तो बता देना। और आपने अभी पढ़ा कि नाटक में भी रसों की संख्या कितनी मानी गई? तो 8 मानी गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, विभाव क्या कहलाता है? बताइए विभाव। ठीक है, अभी हम लोग पीछे विभाव वगैरह नहीं देखे, अब बताइए मुझे विभाव क्या होता है। दोस्तों ऐसे हो सकता है कि इसको पढ़ने के बाद आपको लगे कि बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा कोई मामला जिससे व्यक्ति के अंदर का भाव क्या हो जाए दोस्तों? जाग जाए। क्या हो जाए? कोई ऐसा काम हो जाए, कोई ऐसा काम हो जाए, या कोई ऐसा पदार्थ या कोई ऐसा व्यक्ति को या कोई ऐसा विकार है जो किसी व्यक्ति के हृदय या किसी व्यक्ति के अंदर जो उसके मन का भाव है, अगर वो जाग जाए और वो जिस कारण से जाग रहा है, जिस कारण से दोस्तों जाग रहा है, बस वही कारण क्या कहलाता है? वही कारण विभाव कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वही कारण विभाव कहलाता है। बस जागना चाहिए। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, यानी एक यहां पे हमको एक सवाल मिला दोस्तों, अगर मैं कहूं कि भावों की उत्पत्ति कैसे होती है, भावों की उत्पत्ति दोस्तों कैसे होती है, तो आप यहां बोल सकते हो, क्योंकि बोला है ना कि अंदर के भाव जाग जाएं। ठीक है, तो याद रखेगा, यानी भावों की उत्पत्ति का कारण अगर कोई आपसे पूछ दे कि इसका कारण बताइए, तो क्या बताएंगे? इसका कारण ही क्या होता है? विभाव होता है। क्या होता है? विभाव। भाई इधर भी कारण देखिए, भावों की उत्पत्ति का कारण विभाव, या व्यक्ति के अंदर का भाव जो जाग जाए, वो जिस कारण से जागा है, बस वही कारण क्या कहलाता है दोस्तों? वही कारण विभाव कहलाता है। वही कारण क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है। अब मुझे पता है आप कहोगे सर विभाव के वो बता दीजिए, उदाहरण बता दीजिए। आइए उदाहरण पे चर्चा करते हैं। अच्छा, उदाहरण से पहले एक बात और सुन लीजिए, ये कितने प्रकार के होते हैं। मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये विभाव कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखें दोस्तों, विभाव जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मात्र 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों, एक होता है आलंबन विभाव। क्या होता है? आलंबन विभाव। और एक होता है दोस्तों उद्दीपन विभाव। क्या होता है? आलंबन और उद्दीपन। पीछे दोस्तों आपको कुछ याद आ रहा होगा, सर आपने आलंबन तो पढ़ाया था, सर आपने बताया था कि आश्रय में क्या होता है? नायक आश्रय होता है, क्योंकि वो आश्रय देता है, और नायिका क्या होती है? नायिका आलंबन होती है, वही आके गले लगती है। सर ये तो आपने बताया था ना। अच्छा, अच्छी बात है भैया, हमने बताया, आपको याद आ गया टाइम से। क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो याद रखे दोस्तों,
यहां पे आलंबन में क्या हो जाता है दोस्तों, तो ये जो नायिका थी ना यही आलंबन होता है सर। फिर आपने कहा सर हमको उद्दीपन भी पता है, आपने बताया था हम लोग मूवी बनाने जा रहे थे नायक नायिका का, तो ये नायक नायिका के बीच में जो चेष्टाएं होती हैं, जो इशारा होता है, जो तिरछी नजर में देखा जाता है एक दूसरे को, जो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया जाता है, बस सर यही, ये जो आंख वांख मारते हैं ना, यही सब क्या होता है, उद्दीपन होता है। ठीक है, उद्दीपन। ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोल सकते हो, उद्दीपन के केस में याद रखेगा, उदाहरण ही लिख लीजिए, ज्यादा सही रहेगा, आपको याद भी रहेगा। ठीक है, आपने देखा जो सर आपने बताया था तिरछी नजर, ठीक है, तिरछी नजर, या फिर क्या, या फिर मुस्कुराना, या फिर क्या, या फिर मुस्कुराना, या फिर क्या, कोई चेष्टा। ठीक है, कोई चेष्टा, याद रखेगा, ये सब क्या कहलाता है सर, यही सब तो उद्दीपन कहलाता है। ये तो सर आप बता चुके हैं, चलिए बता चुके हैं तो बढ़िया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे पढ़िए। अगला लिख रहा दोस्तों, आलंबन विभाव क्या होता है। आलंबन विभाव क्या होता है, बता तो दिया। आलंबन विभाव में क्या होता है, हमने बता दिया, आश्रय। आश्रय किसे कहा जाता है दोस्तों, वो नायक को कहा जाता है। आप कह सकते हैं दोस्तों, ऐसे अपने भाषा में बता दीजिए आलंबन विभाव किसे कहा जाता है। याद रखिए, जिसका सहारा पाकर या जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, याद रखिए, जिसकी सहायता से या जिसका आलंबन, आलंबन जानते हैं ना, जैसे कि चीज के सहारे कोई चीज बनता है तो, ठीक है, तो किसका, जिसका सहारा पाकर क्या होता है दोस्तों, जिसकी सहायता से अस्थाई भाव जागते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, अस्थाई भाव जागते हैं। ठीक है, जागते हैं, उसे आप एक लाइन में क्या बोल सकते हैं दोस्तों, उसे आप कह सकते हैं आलंबन। क्या कह सकते हैं, आलंबन। अब देखिए, जैसे पीछे हमने बताया कि आलंबन नायिका थी। नायिका कैसे थी दोस्तों, समझिए, जो नायक था ना, ये नायिका का सहारा पाकर ही उसके अंदर क्या हो रहा था, चेष्टा जाग रही थी। नायिका नहीं होती तो चेष्टा काहे का जागता, बताइए आप मुझे। आपके पास, जिसके पास कोई नायिका नहीं है, जिसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बताओ उसका क्या जाग रहा है, कुछ नहीं जाग रहा है। ठीक है, उसको दिन रात पढ़ाई करना, उसका एक ही लक्ष्य है। ठीक है, तो ये है, तो आप बात को समझिए यहां पर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा, तब मैंने ये बताया था, यानी जिसकी सहायता से अस्थाई भाव जाग जाते हैं। अस्थाई भाव में वही रति आपने पढ़ा, जैसे रौद्र का क्रोध पढ़ा, करुण का जो है रोना पढ़ा, ये जो पढ़ा दोस्तों, वो अस्थाई भाव जिसकी सहायता से जागते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, यहां पर कहते हैं आलंबन। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो नायक और नायिका होती है ना, ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं, क्या करने के लिए, जगाने के लिए। तो एक तरह से इन दोनों को हम आलंबन विभाव के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, याद रखेगा, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगला सवाल ध्यान से पढ़िए और बताइए कि सर आलंबन विभाव कितने प्रकार के होते हैं। सर कितना अंदर जाके आप पढ़ाने का सोच रहे हैं, हमको तो सर यही नहीं समझ में आ रहा है। अरे स्टडी 91 है भैया, स्टडी 91 है, बहुत शानदार सी क्लास चल रही है, लेकिन आप लोग आज मेरा मन नहीं पूरा किए। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देते ना, थोड़ा और बच्चे आ जाते, बहुत अच्छा लगता। थोड़ा थोड़ा ही आपको प्रयास करना, ज्यादा प्रयास नहीं करना है, एकदम थोड़ा थोड़ा ही प्रयास करना है। तो बस वीडियो को आप आगे बढ़ाइए, हाथ जोड़कर निवेदन है। ठीक है, देखिए आलंबन विभाव कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो इनका टाइप भी क्या होता है, सिर्फ 2 प्रकार की है। जैसे इसके पीछे वाला 2 प्रकार पढ़िए भी। ठीक है, कौन कौन से दोस्तों, कौन कौन से, तो याद रखिए, एक होता है आश्रय आलंबन। क्या बोलते हैं, आश्रय आलंबन, आश्रय आलंबन। ठीक है, अब देखिए आश्रय आलंबन ना, आश्रय धन आलंबन, तो इसको पढ़ते दोस्तों आश्रयालंबन। क्या, आश्रयालंबन, ऐसे बन जाता है, ये आप संधि विच्छेद देख लीजिएगा। इसी तरह से दोस्तों विषय धन आलंबन क्या हो जाता है, इसी तरह से विषय धन आलंबन हो जाता है। तो याद रखेगा, विषय धन आलंबन बराबर क्या हो जाता है, विषयालंबन हो जाता है। क्या हो जाता है, विषयालंबन हो जाता है। तो आश्रयालंबन और विषयालंबन ये 2 होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपके मन में दोस्तों ये भी आएगा कि सर ये आश्रय आलंबन और विषय आलंबन होता क्या है। दोस्तों एक लाइन में बताऊं, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे चर्चा कर रहा हूं किसी नायक और नायिका का। ठीक है, किसी नायक और नायिका का, या कोई मूवी का नाम बताओ बढ़िया सा, चलो नायक नायिका ले लो, हाँ राधा कृष्ण ले लो यार। ठीक है, चलो मान लीजिए हम यहाँ पे राधा जी और कृष्ण जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, राधा कृष्ण की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यही नायक नायिका हो गए, कृष्ण जी आपके नायक हो गए और राधा जी आपकी नायिका हो गई। तो मान लीजिए जब कृष्ण जी राधा जी को देखते होंगे तो उनके मन में कुछ ना कुछ भाव जागता होगा। तो याद रखेगा, जो भाव कृष्ण जी के मन में जागता होगा, जो भाव कृष्ण जी के मन में जागता होगा, यानी जो भाव नायक के मन में जागता होगा, वो भाव क्या कहलाता है, उसी को आश्रय आलंबन कहते हैं। आपने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में कि आश्रय क्या होता है, आश्रय जो देता है वो नायक होता है और आलंबन में नायिका आती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, नायक क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आश्रय आलंबन का उदाहरण हो जाएगा। और जो राधा है, जो यहां पर क्या है, जो राधा है यानी जो नायिका है दोस्तों, जो नायिका है ये आपका विषय हो जाती है। क्या हो जाती है, ये नायिका विषय हो जाती है। तो नायक आपका क्या बन गया, आश्रय बन गया, और नायिका क्या बन गई, विषय बन गई। धीरे धीरे आप सब्जेक्ट को समराइज करिए और जोड़ जोड़ के पढ़ते जाइए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया
आया, आश्रय और ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दिया, इससे ज्यादा कुछ यहां पे नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, करा उद्दीपन विभाव क्या कहलाता है, पढ़ा दिया गया। उद्दीपन विभाव मतलब याद रखिएगा, कोई वस्तु या किसी स्थिति को देख करके अगर क्या हो जाए, अस्थाई भाव जाग जाए, अस्थाई भाव जाग जाए। जैसे वो सब जो एक्टिविटी की बात हो रही थी, जो इतनी सारी एक्टिविटी मैं आपको बताया ना, ये जो एक्टिविटी थी दोस्तों, जैसे दोस्तों याद रखिएगा, आंख मारना, क्या हो जाए, आंख मारना, ठीक है, या फिर क्या करना दोस्तों, मुस्कुराना देख करके, ठीक है, मुस्कुराना, ठीक है, या फिर तिरछी नजर से बार बार देखना, ठीक है, तिरछी नजर से देखना, ठीक है, देखना, या फिर क्या दोस्तों, देखना, या फिर क्या करना, या फिर किसी कार्य के लिए उकसाना, ठीक है, उकसाना, या फिर यहां पर क्या करना, कोई भी चेष्टा करना, कोई भी चेष्टा करना। दोस्तों इस तरह की बहुत सारी एटीसी कर लीजिए, बहुत सारी इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं दोस्तों, इनको क्या कहा जाता है, इनको उद्दीपन विभाग के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, उद्दीपन, यहां पर आप जाग रहे हैं, ठीक है, या कई बार ऐसा होता है कि जहां पर एक्टिविटीज ऐसे ना होकर के किसी अन्य वजह से भी एक्टिविटी चालू हो जाती, जैसे आप कहते हो ना, जैसे बरसात होता है तो कहते हैं बारिश का मौसम बड़ा सुहाना, बड़ा रोमांटिक मौसम है, ठीक है। तो दोस्तों आपके अनुसार क्या होता है दोस्तों, आपके अनुसार ये जो बरसात का मौसम है, ये जो बरसात का मौसम है, ये बड़ा रोमांटिक होता है, क्या होता है दोस्तों, ये ऐसा आप कहते हो, ठीक है, ऐसा आप कहते हो कि क्या होता है, बरसात का मौसम बड़ा रोमांटिक है। तो याद रखिए, कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, मतलब कुछ ऐसी स्थितियां परिस्थितियां होती हैं जहां आपको ऐसा महसूस होता है। या जैसे मान लीजिए चांदनी रात है, ठीक है, चांदनी रात है और एकदम मस्त सुहाना हवा चल रहा है, ठीक है, तो ऐसा जो मौसम होता है दोस्तों, चांदनी रात की कंडीशन, ठीक है। तो याद रखिएगा ये, या फिर आप मान लीजिए कहीं हिल स्टेशन पे घूमने चले गए हैं, वहां पे ठंडी ठंडी हवा बह रही है तो आपका मन बड़ा अच्छा फील होता है। या कहीं आप एकांत बैठे हैं, सपोज करिए किसी समुद्र किनारे बैठे हैं और उधर से ठंडी हवाएं चल रही हैं, आपको बड़ा अच्छा फील होता है कि काश आज मेरे साथ कोई होता, ठीक है, तो ये दिन कितना अच्छा होता है। ये जो भावनाएं हैं दोस्तों, यही आपका क्या है, उद्दीपन है। यही क्या है, उद्दीपन, यानी इसकी हो सकता है आप इसकी वजह से जाग जाएं, हो सकता है आप प्रकृति की वजह से जाग जाएं, ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों के दोनों आपके उद्दीपन कहलाएंगे, ठीक है। या आपने कहा नायिका एक दिन सुबह सुबह क्या आ गई, ठीक है, आज शैम्पू करके बकायदे बाल वाल खोल करके, ठीक है, क्या हो गई, अब बताइए, आ गई आपके कोचिंग में, ठीक है, आप डिस्टर्ब, आज आप परेशान हो गए कि बाप रे बाप में क्या है, ठीक है। तो वही वाली बात है, घर से निकलते ही, हाँ, कुछ दूर चलते ही, आगे नहीं बताएंगे हम, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, यहां पर क्या आ जाता है, ये आपका उद्दीपन विभाव आ गया, क्या हो गया, उद्दीपन विभाव हो गया। सिंपल सी बात है यार, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं यहां पे। चलो आ जाओ आगे बढ़ते दोस्तों, अनुभव के बारे में पढ़ लेते हैं। अनुभव बताया, तो अनुभव के बारे में मैंने आपसे कहा कि वो सारी चेष्टा होने के बाद जो आगे आप कर रहे थे वो आपका अनुभव है। याद रखिए, अनुभव हमेशा उद्दीपन के बाद आता है, क्या आता है, उद्दीपन के बाद आता है। ये तो सिंपल सी बात है ना भाई, जब एक दूसरे को प्रपोज कर दोगे तब अनुभव आएगा, तब क्योंकि अनुभव में आता है अनुभव में क्या आता है, आ जाता है अनुभव में दोस्तों, यहां पर दोस्तों एक दूसरे के साथ जो है लगाव बढ़ जाता है, ठीक है, यहां पर एक दूसरे को गले लगाना, प्रेम मोहब्बत से बातें करना, ये सब आ जाता है, तो ये अनुभव में आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, ये आपका अच्छा सवाल हो गया, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे पूछता है दोस्तों, अनुभव कितने प्रकार का होता है, बहुत पढ़ना है भाई आपको, ठीक है। अनुभव कितने प्रकार का होता है, तो याद रखें दोस्तों, अनुभव होते हैं दोस्तों 4 प्रकार के। कितने होते हैं अनुभव के, कुल टाइप्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। जैसे में आपने पढ़ा होगा सात्विक अनुभव, क्या होता है, सात्विक अनुभव। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा दोस्तों वाचिक, ठीक है, सात्विक अनुभव, वाचिक अनुभव, ठीक है। इसके अलावा कायिक अनुभव, क्या पढ़ा होगा, कायिक अनुभव। और चौथा होता है आहार्य, क्या होता है, आहार्य। दोस्तों ये 4 टाइप आप पढ़ेंगे, किसके बारे में, अनुभव के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, अनुभव के बारे में। बहुत शानदार सा है, ठीक है, इसको याद रखेगा, ये आपका अनुभव हो जाएगा। एक बात बता दूं, पता है रस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं ना, ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है। इस डिफिकल्ट चैप्टर को मैं इतने आसान भाषा में पढ़ा रहा हूं, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूं कि दोस्तों अगर कोई पूछे कि सात्विक अनुभव क्या होता है, कोई पूछे, अभी इसके बाद में बात करेंगे, लेकिन फिर भी आज आपका टाइम समाप्त होने वाला है, तो एक टॉपिक हम लोग बात कर ही लेते हैं कि सात्विक अनुभव होता क्या। मान लीजिए कोई आपसे पूछ दे कि भाई अनुभव तो जान गए, अनुभव में आपने क्या क्या पढ़ा, अनुभव में क्या क्या होता है दोस्तों, अनुभव में क्या होता है दोस्तों, यहां पर क्या होता है, आलंबन होता है, क्या होता है, आलंबन, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो अपने भाषा में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा गले लगाना, क्या होता है, गले लगाना, ठीक है। आलिंगन बोल दो सबसे अच्छा,
ठीक है, क्या बोल दो, आलिंगन, आलिंगन करना, गले लगाना, ठीक है, या फिर आपने लिख लिया चुंबन करना, ठीक है। तो याद रखिएगा इस तरह की कोई एक्टिविटीज होती है ये आपके कहां पर आ जाती है, ये अनुभव में आ जाती है। अनुभव के अंदर जो सात्विक अनुभव होता है, याद रखिएगा जब शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, क्या होती है दोस्तों, जब कभी शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, ठीक है, जब कभी शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों वहां पे क्या आता है, वहां पे आपका आता है सात्विक अनुभव। याद रखिए, सिंपल सी एक लाइन बताया, हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, ठीक है, कुछ कंडीशंस बता रहा हूं दोस्तों जिसको पढ़ करके आपको लगेगा कि हाँ सात्विक अनुभव क्या होता है, आप समझ जाएंगे। जैसे मैं आपसे कहूं, कुछ लोग हमेशा इसको गलत लेते हैं, भाई गलत मत लीजिए, मैं आपको कुछ पॉजिटिव चीजें बताता हूं, आपको बिलीव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने पेपर दिया, आपने एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आ गया और रिजल्ट में आपने अपना नाम पढ़ लिया, रिजल्ट में आपने अपना नाम पढ़ लिया। होगा ऐसा, ऐसा होगा, ऐसा आपके साथ होगा कि जब आप रिजल्ट देखोगे तो आप रिजल्ट में अपना नाम पढ़ोगे। ये बताओ नाम पढ़ने के बाद कैसा महसूस हो रहा है, वो अंदर की खुशी बताओ। अब आप रिजल्ट देखने के बाद आप स्तब्ध हो रहे कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, ये आप स्तब्ध हो गए, आपके कदम जो चल रहे थे वो रुक से गए। आप फील करो, खाली अंदर से फील करो, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, अति प्रसन्नता के कारण, अति प्रसन्नता के कारण, अति प्रसन्नता के कारण, ठीक है, हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। हम क्या कर पाते हैं दोस्तों, हम बोल नहीं पाते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं, हम स्तब्ध हो जाते हैं, हम स्तब्ध हो जाते हैं, हम हमारे पैर रुक जाते हैं, क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। ऐसा होता है, ये खुशी के मारे आप ऐसे जा रहे थे, आपने देखा मेरा रिजल्ट आ गया, मैं सिलेक्ट हो गया, मतलब इतनी खुशी कि आपके आवाज जो होते हैं वो आपके लड़खड़ाने लगे। दोस्तों ये क्या है, ये सात्विक अनुभव है भाई, ये आपके क्या है, सात्विक अनुभव। या आपने कई बार ऐसा हुआ आपके साथ, मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया कि आप ऐसे रोड से जा रहे थे और तब तक खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हुआ कि बगल में एक्सीडेंट हो गया, चलती गाड़ी में आप देख रहे हो कि आदमी सही सलामत ऐसे जा रहा है और तब तक क्या हुआ, आप देख लिए एक्सीडेंट। अब आप डर के मारे, आप भय के मारे, भय के कारण आप कांपने लगे, भय के कारण आप क्या लगे, कांपने लगे। तो दोस्तों ये जो कांपना है ना, ये कांपना क्या है, ये भी आपका अनुभव है, ये भी आपका अनुभव है। खाली गले लगाना नहीं अनुभव है, खाली आलिंगन नहीं अनुभव है, ये भी अनुभव है, ये अनुभव है, ये सात्विक अनुभव के अंतर्गत आते हैं। या फिर आप ऐसा, अब इसके बाद क्या हो रहा है दोस्तों, डर के मारे आपकी आवाज नहीं निकल रही, आप कुछ बोलो, मतलब आपको जैसे एकदम सदमा लग गया हो। आपने उस एक्सीडेंट को देख करके आपको लगा कि जैसे सर मुझे सदमा लग गया। ये सदमा लगना, न बोल पाना, भय के कारण, सब क्या, ये सब इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। या फिर कभी ऐसा होता होगा दोस्तों, मान लीजिए आपने किसी को प्रपोज किया, बड़ा मन से प्रपोज किया। जब आप प्रपोज करने किसी को जाते हैं, पता है कि आज बड़ा सोच के आया, बड़ी तैयारी करके आया कि आज मैं बोल दूंगा, आज मैं आई लव यू बोल के रहूंगा। और जैसे ही सामने पहुंचा उसके बाद क्या हुआ, हाथ पैर कांपने लगे, हाथ पैर कांप, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है, ठीक है। याद रखिए, तो ऐसी दोस्तों जब कंडीशन, मैं लिखना जरूरी नहीं समझता, ठीक है, तो याद रखिए जब इस तरह की कंडीशन आती है कि किसी को प्रपोज करते समय या अपने प्यार का इजहार करते समय ये जो हाथ पैर कांपने लगते, कई लोग होते हैं उनको पसीने छूटने लगते हैं, आवाज नहीं निकलती, पसीने, हाँ भाई हाँ, याद रखिए। तो ये सब क्या होते हैं, सब सात्विक अनुभव के कारण होता है, ठीक है। या कैसा हो सकता है, आप कोई ऐसा समाचार सुन लें, आप किसी से बड़ा प्रेम करते हैं, सामने वाले की तरफ से फोन आता है और आपको उधर से आई लव यू सुनाई देता है, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैं इतने दिन से जिसे प्यार कर रहा था आज वो मेरे पास हो चुका है। तो ये जो आंसू है, या हो सकता हो दुख के कारण आंसू आ गए हो, दुख के कारण आंसू आ गए हो। दोस्तों ये सबका सब परिस्थिति क्या होता है, ये सात्विक अनुभव में आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यानी आप कह सकते हो कि अगर मान लीजिए प्रपोज करते समय ये जो क्या होती है, आवाज, जबान लड़खड़ाती है, जबान लड़खड़ाना, ठीक है, लड़खड़ाना, या फिर क्या, या फिर पसीने होना, पसीने होना, ठीक है, या फिर शरीर का कांपना, ठीक है, कांपना, या फिर हकलाना, बोलते समय हकलाना। दोस्तों ये सब जो एक्टिविटीज होती है, यही सब एक्टिविटी क्या कहलाती है, ये सात्विक अनुभव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सात्विक अनुभव, ठीक है। उसकी शिल्पी सिंह जी बोल रही हैं अगर उसकी शादी का कार्ड मिल जाए क्या बात, क्या बात, मेरे मन में एक बार आया मैं बोलूं, फिर सोचा नहीं यार दिल टूट जाएगा बच्चों का, ठीक है, दिल टूट जाएगा, दिल मत तोड़ो। प्यार को पाने का एक रास्ता, नितिन सर बता रहे हैं, आज सुन लेना, जिसको जिसको भी मोहब्बत है एक रास्ता है, ठीक है,
मैंने अपना पाया है, एक्सपीरियंस है, तब बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो याद रखिए सिर्फ एक रास्ता है, आप ना मन लगाकर अपना जो लक्ष्य आपने ठाना है आप उसे पा जाओ। जिस दिन आपको नौकरी मिल जाए उस दिन दुनिया का सब कुछ आपको मिल जाएगा, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई आपको मना करने वाला नहीं है, सिर्फ आपको आपका लक्ष्य मिल जाए, जो आपने डिसाइड किया, जो सपने आपने देखा, जो सपने आपके माँ बाप ने देखा, जिस सपने को लेकर के आप घर से निकले हैं कि नहीं मैं जा रहा हूं पढ़ाई करने, मैं कुछ बन के लौटूंगा, जिस दिन वो सपना आपने पा लिया उस दिन वो सपना आपके हर सपने को हकीकत में बदल देगा, हर सपने को हकीकत में बदलेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता, आप विश्वास करिए, बिलीव करिए। बहुत लड़ाइयां लड़नी होती हैं, मैंने लड़ा है, मैं जानता हूं, इसलिए अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं, ठीक है। मेरे पास भी इस तरह के कई सारे रास्ते बने कि नहीं या तो अब बिछड़ जाएंगे, वियोग श्रृंगार वाली हालत हो गई, और या तो फिर क्या हो गया, या तो फिर सब कुछ मिल ही जाएगा। ऐसी स्थिति में भी अपने आप को, व्यक्ति को संभालना पड़ता है। अगर आपने अपना लक्ष्य खो दिया तो समझ लो अपने जीवन का सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया। तो थोड़ा सा पेशेंस रख करके, ठीक है, मेहनत से, लगन के साथ आपको काम करना चाहिए, मन से पढ़ाई करना चाहिए, तब जा करके एक बार जब आप मन से काम करते हो ना तो, और आपका देखो दो चीजें होती हैं, आप अपना कर्म सही ढंग से करो और आप सच्ची मोहब्बत करो तो सारी कायनात आप दोनों को मिलाने में जुट जाएगी। और अगर आप दोनों नहीं मिल रहे हैं ना, मतलब आपके अंदर या जो भी है कुछ ना कुछ कमी है जिसकी वजह से भगवान आपका मिलन नहीं होने देना चाहते, ठीक है। तो आप समझिए बातों को, सारी कायनात खुद एक तरफ हो जाती है कि नहीं ये मिलन होना चाहिए। और ऐसा तब होता है जब आप सही रास्ते पे होंगे, जब आप सही काम कर रहे होंगे। सब संभव है, कठिन कुछ भी नहीं है, लेकिन बढ़िया से क्या करो, जो है अच्छे से पढ़ाई करो। और मोहब्बत अगर करनी है ना, सच बताऊं, मोहब्बत करनी है अपनी किताबों से करो, मोहब्बत करनी है तो अपनी पढ़ाई से करो, दिल लगी रखनी है अपने काम से रखो, बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यही लव स्टोरी की क्लास, सर आज पूरा लव स्टोरी आप सिखा दिए, कोई बात नहीं, सीख लो। कल की क्लास और शानदार है, क्यों, कल हम लोग इसको खत्म करेंगे, सात्विक अनुभाव, अभी जो हम अनुभाव के टाइप पढ़े हैं, सात्विक, वाचिक, कायिक और आहार्य, ये सब खत्म करेंगे। और जो मैंने वहां छोड़ दिया था, जैसे श्रृंगार रस पढ़ाना, तो वीर रस, शांत रस, आपका जो अलग अलग हैं, ठीक है, रौद्र, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, आगे करंट अफेयर की क्लास है रात को 11 बजे, जो जिन्हें भी देखना होगा वो एक बार दोस्तों आ जाएंगे 11 बजे। बहुत शानदार सी क्लास चलती है यार करंट अफेयर की, पता है करंट अफेयर का टक्कर स्टडी 91 का कोई है नहीं, चाहे आप किसी को भी मानते हो मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक महीने का करंट अफेयर का स्टडी 91 पे देख लेंगे ना, कोई माई का लाल आपको वापस नहीं जाने के लिए बोल सकता, आप कहीं जा ही नहीं सकते। क्यों, अरे भाई आउटपुट मिलना चाहिए, आउटपुट अगर मिलने लगा ना तो फिर आप कहां जाओगे, आपको भी तो पढ़ना है ना। और मैं जब आपको पढ़ाने के लिए उतर गया हूं ना, फिर आप टेंशन छोड़ दो, ठीक है। आज से 2-2.5 साल पहले मैंने कॉपी पे पढ़ाना शुरू किया था, और वहां से पढ़ाते पढ़ाते आज यहां तक का सफर, ये आप की बदौलत हो पाया है, आप सभी के लाड प्यार की वजह से हो पाया है। आगे भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपना लाड प्यार स्टडी 91 पर बनाए रखेंगे, और वीडियो को शेयर करते रहिए, अच्छे से लोगों को बताते रहिए जो लोग भी इससे जुड़ना चाहें, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।